राधे राधे बच्चों। फिजिक्स लेक्चर्स की अगले लेक्चर में हम आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में आपने ये देखा था कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा है तो उस डाइपोल में मोमेंट कब काम करता है और मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकाला जा सकता है, और मोमेंट ऑफ फोर्स मैक्सिमम कब होता है, और मोमेंट ऑफ फोर्स, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हमने देखा था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जब एक डाइपोल की किसी सीधी रेखा में, एक प्रॉपर रेखा में कोई पॉइंट होगा और वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, जिसे हम कहते हैं द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। और ये कक्षा 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में है। तो हम आइए उसी को पढ़ाते हैं। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, ये है आज की हेडिंग। ठीक, हम कहते हैं कि भाई एक डाइपोल है, ये डाइपोल है और इस डाइपोल का ये चार्ज माइनस क्यू, ये चार्ज प्लस क्यू। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल आप दिमाग से हटा दीजिए कि यहाँ माइनस क्यों पहले रहता है, यहाँ प्लस बाद में ही क्यों रहता है। कोई ज़रूरी नहीं है, प्लस भी पहले हो सकता है और माइनस भी पहले हो सकता है। आवेशों के बीच की कुल दूरी 2L, तो यहाँ से आधी आधी हो जाएगी LL, और इस मिड पॉइंट से स्मॉल r दूरी पर पॉइंट होगा कोई इस तरह से, और इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखिए ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और ये प्लस क्यू भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। प्यारे बच्चों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस माइनस और प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशाएं क्या होती हैं, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में जुड़ेंगे कि घटेंगे। अगर मैं इसको NCERT के पैटर्न में पढ़ा दूं तो इसको देखने की फिर ज़रूरत नहीं है, फिर हम P की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जो बाकी पुस्तकें लिखती हैं उनके अनुसार उन्होंने इस पूरा डेरिवेशन को मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकाला हुआ है। अब देखिए ये माइनस क्यू है, सपोज करिए कि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड E1 क्रिएट किया है और इस E1 की डायरेक्शन तो ये माइनस है और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, माइनस की ओर, और ये प्लस है तो प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, प्लस से दूर होगा। अब अगर हम इस प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस देखें बच्चों, तो ये डिस्टेंस होगी R माइनस L, और अगर यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखें तो ये होगी R प्लस L, इस तरह से। ठीक, अब इस माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, यानी E1। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज मीन्स E1 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई R प्लस L, डिस्टेंस वहाँ से है तो R प्लस L का होल स्क्वायर। नाम इसका लिख लीजिए, ये A पॉइंट, ये O पॉइंट और ये B पॉइंट। डायरेक्शन अगर हम A1 की बात करेंगे तो लिख सकते हैं P से A की ओर, P टू A, P टू A, क्लियर। एंड इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज E2 इक्वल्स 1/4πε0 Q बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर। और अगर इसकी हम डायरेक्शन की बात करें, प्लस के कारण जो डायरेक्शन होगी वो A2P होगी, क्योंकि प्लस के कारण आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन है, तो इसको लिखेंगे A2P, राइट। इक्वेशन आप लिख चुके हैं। दोनों डायरेक्शंस को हम देखते हैं, दोनों उल्टी लिखी हुई हैं, दोनों सीधी नहीं है, यानी दोनों की दिशाएं अपोजिट हैं, हमारा मतलब ये है। और इन दोनों को आपस में घटना पड़ेगा। जब हम इनको घटाएंगे तो हमें ये देखना होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो बच्चों सिंपल है कि जिसका हर छोटा होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। आप देखो ध्यान से, R प्लस एल बड़ा है कि R माइनस एल बड़ा है, तो आप कहेंगे R माइनस एल बड़ा छोटा है। R माइनस एल छोटा होने का अर्थ है कि E2 बड़ा होगा, और हम E2 माइनस E1 करेंगे, तो यहाँ पे हम ये बात बताएंगे। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर E2 माइनस E1 1/4πε0 Q बाई R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q बाई R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि Q बाई 4πε0 कॉमन है, यहाँ आएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर बटा R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको हमें सिंपलीफाई करना है, चलिए करके हम दिखा देते हैं। E इक्वल्स टू Q बाई 4πε0 R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LR बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। A प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसमें लगाएंगे तो यही बात बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड रेज टू दी पावर 2। देखो बच्चों ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये 2LR होगा 4LR और 1/4πε0 4LR इंटू क्यू बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर। अब आपके दिमाग में एक बात चलेगी कि ये 4 से 4 क्यों नहीं कटा। तो बच्चों ये 4 से 4 इसलिए नहीं कटा क्योंकि 1/4πε0 की अपनी ओन वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, तो इसलिए नहीं काटा जाता है। तो ये होगा 1/4πε0। अगर मैं इस 4 को ब्रेक करूं तो लिख सकता हूं 2 इंटू 2QL इंटू R बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इस 2QL को आप P कह सकते हैं, P इक्वल्स 2QL। इसको आप P कह सकते हैं, यानी यहाँ बनेगा, ये स्क्वायर लगा लीजिए, ये बनेगा 1/4πε0 2PR बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज टू दी पावर 2। अब ये R स्क्वायर और एल स्क्वायर की हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि L वास्तव में R की अपेक्षा बहुत छोटा है। अगर वास्तव में न्यूमेरिकल्स में ये बात लिखी है कि नहीं द्विध्रुव छोटा है, तो ही आगे जो बना हुआ सूत्र है उसे लगाएंगे आप। अदरवाइज अगर ये नहीं कह रहा है कि द्विध्रुव छोटा नहीं है, तो फिर आपको जो नीचे अभी फार्मूला आएगा उसकी सहायता से सवाल नहीं लगाने हैं।
क्योंकि वो एक कंडीशनल फार्मूला आएगा। कब आएगा? जब हम ये मान लेंगे कि आर स्क्वायर जो है वो एल स्क्वायर या आर जो है वो एल की अपेक्षा बहुत बड़ा है, जैसा कि हम अभी डेरिवेशन में करेंगे। इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई होगी, कुछ कठिन नहीं है। आप एक बार ध्यान से इसको देखिए, वीडियो को रोकिए, समझिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। अब देखिए इसको, यहाँ पे आप बता देंगे क्योंकि R बड़ा है, बहुत बड़ा है L से, मोर ग्रेटर देन L, अतः इस L को छोड़ने पर तो क्या बनेगा? E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR बाई R की पावर 4 कैंसिल, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बाई R क्यूब। इस तरह से हमें बताना था। अब बच्चों E वेक्टर है, P वेक्टर है, R भी वेक्टर है। अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो जरूर बनेगा, और वेक्टर फॉर्म आपको हर डेरिवेशन के फॉर्मूले में जिसका बन सकता है वो आपको आना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, 11th 12th नहीं, कंपटीशन तक ये बात आपको आनी चाहिए कि किसका वेक्टोरियल फॉर्म क्या होगा। तो इसका वेक्टोरियल फॉर्म आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बाई R क्यूब। अब समझो, ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इसकी दिशा क्या है? तो आप कहेंगे सर E2 से E1 को घटाया था, E2 बड़ा था, E1 छोटा था, तो बचेगा कौन? किसका हिस्सा बचेगा? E2 का, क्योंकि वो बड़ा था। E2 की दिशा क्या थी? उधर उस साइड में इसकी डायरेक्शन हमको दिख रही थी, तो इसका मतलब उसी साइड में तो ये P भी है, अर्थात इस E की जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली P की दिशा में है। तो यहाँ P क्या आप लगा सकते हैं, या आप यहाँ वेक्टर P भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जा सकता है, और उसी में हम यह भी सीखेंगे कि अगर कोई भी एंगल हो और तब हमको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। आप अपने घरों में रहिए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय।